कीवर्ड रिसर्च, जिसमें हम कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं अपने कि कीवर्ड्स कैसे निकलेंगे ताकि हमें अपने कंटेंट के अंदर इंक्लूड कर लें। जब हमने कीवर्ड्स निकाल लिए तो उसके बाद हमने उसे वेबसाइट पे कहाँ ऐड करना है। सबसे पहले हमने उसे कहाँ पर ऐड किया था, टाइटल में ऐड किया था, फेविकॉन लगाया था, मेटा डिस्क्रिप्शन लगाई थी, कैनोनिकल लगाया था, ऐसे ही है ना। उसके बाद हम नीचे बॉडी वाले हिस्से में आ गए और वहाँ पर आकर हमने अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए हेडिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जो H1 से लेकर H6 तक होती हैं। कंटेंट में H1 का इस्तेमाल सिर्फ एक दफ़ा कर सकते हैं जिसमें हम अपने प्राइमरी कीवर्ड को बता रहे होते हैं। अलबत्ता H2 में जाकर हम चाहें तो उसका मीनिंगफुल कीवर्ड बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कहा भाई हाइपरलिंक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। बैलेंस्ड हाइपरलिंक्स होने चाहिए, जितने इंटरनल हों उसी रेशो के साथ आपके एक्सटर्नल हाइपरलिंक्स भी होने चाहिए। फिर हमने कहा इमेज ऑप्टिमाइजेशन, पूरा HTML का लेक्चर था इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, जिसमें हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी सीखी थी, जिसमें इमेजेस को कंप्रेस करना भी देखा था, जिसमें इमेजेस की नेमिंग कन्वेंशंस को भी देखा था कि नाम कैसे रखते हैं इमेजेस के। फिर हमने उसके एट्रीब्यूट्स को भी देखा था कि भाई आर्ट का एट्रीब्यूट कैसे सेट करना है, आर्ट के एट्रीब्यूट में क्या चीज़ आती है। इसके बाद और क्या देखा था जी, रीडायरेक्ट देखा था 301 और 302 नहीं देखा हुआ, फाइन। अच्छा, उसके बाद 404 को देखा हमने। 404 क्या होता है, ऐसे पेजेस जो कि अब हमारी साइट पर मौजूद नहीं है, वो एरर जनरेट कर रहे हैं, और ये वाला जो एरर होता है ये 404 एरर होता है और ये SEO के अगेंस्ट होता है। SSL की बात की थी कि भाई SSL लाजमी खरीदनी चाहिए। इसके अलावा भी कोई बात की, कैनोनिकल की बात की थी जो भी हमने डिस्कस कर लिया। ऐसी है, यही सारी बातें हुई थी। रोबोट्स बनाई थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेक्निकल SEO में लिंक जूस समझा था क्या होता है, लिंक अथॉरिटी को लिंक जूस बोलते हैं मुख्तसरन। तो रोबोट्स की फाइल बनाई थी, साइट मैप क्रिएट किया था, रोबोट्स की फाइल में साइट मैप इंक्लूड किया था, इन्हें भी अपनी वेबसाइट के साथ अपलोड किया था, और गूगल सर्च कंसोल में जाकर भी गूगल को बताया था कि ये हमारी वेबसाइट का साइट मैप है। हो गया समराइज जितना हमने पढ़ा है, ऐसे ही है ना। चलिए अब चलते हैं ज़रा आगे। एंड व्हाट इज रीडायरेक्ट। नाम से ही पता लग रहा है रीडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी को एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट कर देना, इसी को रीडायरेक्ट करना बोलते हैं। जैसे आप लोग इस क्लासरूम में आए और आपसे कहा जब भी आज आपकी क्लास यहाँ नहीं होगी बल्कि साथ वाले कमरे में होगी, सो इट इज कॉल्ड रीडायरेक्ट। इसको हम रीडायरेक्ट करना बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे रीडायरेक्ट हैं, मगर SEO के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास दो रीडायरेक्ट हैं जिनकी इंपॉर्टेंस है, जिन्हें हमें समझना है, 301 और 302। यानी ये अपने कोड से आइडेंटिफाई हो रहे हैं। एक को हम बोलते हैं परमानेंट रीडायरेक्ट और एक को हम बोलते हैं टेम्परेरी रीडायरेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, इसकी एग्जांपल वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दी कि एक तो आपको ये कहा जाए कि भाई अब आइंदा आपकी जितनी भी क्लासेज हैं सारी की सारी जो है वो साथ वाले कमरे में होंगी, या आपको ये कहा जाए कि भाई आज कोई यहाँ पर सिटिंग हो रही है, इसलिए आज की क्लास आपकी यहाँ पे नहीं हो रही है लेकिन जो नेक्स्ट क्लास है वो यहीं पे होगी। तो ये कैसा रीडायरेक्ट है, ये टेम्परेरी रीडायरेक्ट है। यानी एक हमारे पास परमानेंट रीडायरेक्ट है और एक हमारे पास टेम्परेरी रीडायरेक्ट है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, भाई वेबसाइट तो हम बनाते नहीं हैं, हम लोग तो वेबसाइट की SEO करते हैं, रैंक करते हैं। हुआ क्या, किसी ने हमसे वेबसाइट की SEO करवाई और 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, साल के बाद रीडायरेक्ट की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या भाई SEO क्या होगा। SEO तो आपने उस एड्रेस पे की थी ना, यानी ये कह लें कि भाई कमरा ये वाला साफ किया तो उस कमरे में जाके बैठ गए, वो भी साफ करना पड़ेगा ना दोबारा से नए सिरे से। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जब हम रीडायरेक्ट करते हैं तो क्या SEO की जो वर्थ होती है या जो SEO का स्कोर होता है वो नए एड्रेस पे चला जाता है साथ, कि फिर नए सिरे से वो काम करना पड़ेगा। क्योंकि SEO तो आपने किया है abc.com के ऊपर, ले गए इसको अब कहाँ पर, xyz.com के ऊपर। क्या गूगल अंडरस्टैंड कर लेगा कि भाई ये वही वाली वेबसाइट है जो ABC वाली थी, इसलिए इसकी SEO को हर्ट ना करना। ये जो दो रीडायरेक्ट हैं इनमें से एक रीडायरेक्ट के अंदर गूगल
अंडरस्टैंड कर लेता है और एक रीडायरेक्ट के अंदर गूगल अंडरस्टैंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रीडायरेक्ट में आपकी एसईओ हर्ट नहीं होती है एड्रेस चेंज करने से, जबकि दूसरी में क्या होगा, आपकी एसईओ मुतासिर होगी, आपकी इंडेक्सिंग नंबर शिफ्ट होगा और नीचे को जाएगा। 301 जो परमानेंट रीडायरेक्ट है इसमें एसईओ हर्ट नहीं होती। यानी अगर हम 301 लगाएंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई हमने साल लगाकर 6 महीने लगाकर 8 महीने लगाकर वेबसाइट की एसईओ की थी तो उसकी रैंकिंग अफेक्ट हो गई, बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन जो 302 वाला रीडायरेक्ट है उसे लगाएंगे तो रैंकिंग अफेक्ट होगी। नंबर 1। नंबर 2, क्या हमें कौन सा रीडायरेक्ट लगाना है और हम ये क्यों लगा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि क्यों लगा रहे हैं। भाई एक तो समझ में आ गया कि यहाँ क्लास हो ही नहीं सकती थी तो जाना ही पड़ा ना वहां पर। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपका एक यूआरएल था, अब आपका यूआरएल चेंज हो गया। तो अगर आपका यूआरएल चेंज हो रहा है तो वो तो लाजमी करना पड़ेगा। जैसे ट्विटर का यूआरएल चेंज हो गया, हुआ ना, twitter.com से x.com पे आगे वो लोग, तो उनका यूआरएल चेंज हो गया। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आपने अपना यूआरएल ही चेंज कर लिया, तो ये तो लाजमी करना पड़ेगा। यानी आपने नई डोमेन परचेज की और अब आप चाह रहे हैं कि इसको ही अटैच कर दें होस्टिंग से और सारी ट्रैफिक उधर जाए। जो लोग ट्विटर जानते हैं वो twitter.com लिख के उधर जाएं, जो नए लोग हैं उन्हें x का पता है वो x.com लिख के उधर जाएं। यानी दोनों सूरतों में एक ही जगह पर जा रहे हैं, इसमें ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं हो रही। अब हम ये देखते हैं कि कौन से केसेस हैं जिसमें हम रीडायरेक्ट लगाते हैं 301 परमानेंट, और कौन से केसेस हैं जिसमें हम रीडायरेक्ट लगाते हैं 302 टेम्पररी। परमानेंट रीडायरेक्ट कहां पे लगाना है, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो पहला प्रोटोकॉल उस पर अप्लाई होता है HTTP, और एक प्रोटोकॉल होता है www और एक प्रोटोकॉल होता है नॉन www। अब हम चाह रहे हैं कि भाई जितनी भी वेबसाइट्स हैं सारी की सारी सिक्योर प्रोटोकॉल पर चली जाएं HTTPS पर। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेब बिल्कुल वही कैनोनिकल वाला कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा कैनोनिकल में क्या हो रहा था, दो यूआरएल थे ना, यहां पर भी वो क्या कह रहा है, कहता है एक HTTP है और एक HTTPS है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी था SSL। सो हमने कहा भाई ये तो HTTP जो है वो आज की तारीख में तो बहुत सिक्योर ही नहीं है, तो हमने क्या किया, SSL खरीदी। जैसे ही हमने अपनी वेबसाइट पर SSL अप्लाई करवाई तो क्या हुआ, हमारा एड्रेस क्या बन गया HTTPS, बट स्टिल हमारा एड्रेस HTTP वाला मौजूद है, वो खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई रिक्वेस्ट आएगी HTTP से वो भी हमारी वेबसाइट पे आएगी, और अगर हमें कोई रिक्वेस्ट आएगी HTTPS से, फिर वही इशू हो गया ना दो एड्रेसेस वाला। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एक सिक्योर है एक नॉन सिक्योर है। तो अगर नॉन सिक्योर यूआरएल किसी की डिवाइस पे खुलेगा तो सिक्योरिटी थ्रेट तो है। तो हम चाहते हैं कि भाई ये जो HTTP वाला यूआरएल है ये भी कहां पर चला जाए, HTTPS पर, और HTTPS वाला तो ऑलरेडी उसी पर है। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, पहले हम कैनोनिकल लगा रहे थे ना, इस दफा हम क्या लगा रहे हैं, रीडायरेक्ट लगा रहे हैं। पूरे का पूरा यूआरएल एक जगह से, पहले हम क्या चेक कर रहे थे, पहले तो हम डुप्लीकेशन की वजह से ही काम कर रहे थे ना। अब हम ये कह रहे हैं कि एक यूआरएल को हमने ट्रीट ही ये करना है कि दूसरा बन गया। जैसे हम ये ट्रीट कर रहे हैं कि ट्विटर जो है अब वो X बन चुका हुआ है, तो जब आप twitter.com लिखते हो तो X पर चले जाते हो। इसी तरह अब हम ये कहने लगे हुए हैं कि भाई हमारा जो एक यूआरएल है नॉन HTTPS जो है, यानी HTTP abc.com अब क्या बन चुका हुआ है, HTTPS abc.com। अब हम चाहते हैं उस पर ले जाए, तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा परमानेंट। भाई ये थोड़े दिनों के लिए तो नहीं करना, ये काम तो परमानेंट करना चाहते हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला केस क्या हुआ कि ये वाला रीडायरेक्ट लगेगा। अब जो भी वेबसाइट लाइव होगी ये सारा सिनेरियोस पे होगा। इस तरह करने से एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एसईओ सर्वर स्कोर इंप्रूव होता है। यानी जिन्होंने अपनी वेबसाइट को रीडायरेक्ट नहीं लगाए होंगे, हालांकि HTTPS खरीद लिया, वेबसाइट तो सिक्योर हो चुकी हुई है, मगर गूगल को नहीं बता रही है इंफॉर्मेशन हम दे रहे। तो जिन्होंने ये वाला रीडायरेक्ट लगा लिया होगा, इसका मतलब क्या हुआ, गूगल को इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई अब HTTP क्या बन गया हुआ है, HTTPS। सो गूगल ने आपको थम्स अप किया और उसने कहा हाँ भाई थैंक यू वेरी मच। पहले इसकी वजह से आपका जो सर्वर स्कोर था ना वो 40 आ रहा था आउट ऑफ 100, तो जैसे ही आपने ये लगा लिया तो अब आपका सर्वर स्कोर 90 हो गया या 100 हो गया।
में हमने कोई एफर्ट नहीं की, देखा है ना आपने, सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेटिंग की है, एफर्ट कोई नहीं की कि हम बैठ के काम कर रहे हैं एसईओ के लिए। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि एसईओ ने मुझे 10 सिग्नल्स दिए हों वेबसाइट को रैंक करने के लिए, मैं 9 सिग्नल्स को तो ले जाऊँ 80 पर, 70 पर, 90s पर, 95 पर, और एक सिग्नल हो 34 पर, तो एसईओ का क्या होगा? डिस्टर्ब होगी ना उस एक सिग्नल की वजह से। अब जैसे ही हमने ये सर्वर का सिग्नल क्लियर किया तो हमारी एवरेज एचसीओ का स्कोर एकदम उस एवरेज पर चला गया जो बाकी सेगमेंट की वजह से हमारी बनी हुई थी। नहीं तो क्या हुआ, आप 80 पर जा रहे हो लेकिन एक तरफ से आपका आया 34, पता लगा भाई आपका नेट स्कोर जो बन रहा है एससीओ का वो 65 बनने लगा हुआ है। किसकी वजह से बनने लगा हुआ है? वो एक फैक्टर की वजह से बन रहा है, जो एक फैक्टर आपने ठीक तरीके से अप्लाई नहीं किया। कोई भी एक फैक्टर हो सकता है, ये अभी फिलहाल तो मैं सिनेरियो में बात कर रहा हूँ ना, ये कोई भी एक फैक्टर हो सकता है जो आपने आउट ऑफ 100 सही नहीं लिया होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपके बाकी के एसईओ स्कोर को भी हर्ट करेगा और पोजीशन को भी हर्ट करेगा। ये तो हुआ परमानेंट एक केस, यानी ये वाला केस तो हर वेबसाइट पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर वेबसाइट के लिए आप रीडायरेक्ट अप्लाई करोगे और आप कहोगे क्या कि भाई ये वेबसाइट है इसको HTTPS कर दो। हालांकि HTTPS पहले ही हुई है, ये कहां से होगा अभी देखते हैं, किस जगह जाकर ये करना है काम, ये भी देख लेते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस वही है जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि भाई किसी का पहले डोमेन नेम चल रहा था खास, ठीक है, न्यू जनरेशन आई, मतलब 90s में 80s में किसी ने बिजनेस शुरू किया और एक खास नाम के साथ अपना बिजनेस शुरू किया। जब उनकी न्यू जनरेशन आई उन्होंने कहा नहीं भाई ये नाम अच्छा नहीं है बिजनेस का नाम चेंज करते हैं। हो जाता है ना कि दफा बिजनेस नेम चेंज, लेकिन वेबसाइट का नाम तो पुराने वाला ही चल रहा है। तो जब बिजनेस नेम चेंज हुआ तो उन्होंने कहा भाई अब हमारी वेबसाइट का नेम भी चेंज होना चाहिए, तो उन्होंने एक नई डोमेन परचेज की और उसको रीडायरेक्ट करवा दिया उस पर। इसका HTTP और नॉन HTTPS से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ इसलिए किया कि जो पुरानी ऑडियंस है वो भी नई ऑडियंस नए URL पर आ जाए, और जो नई ऑडियंस है वो तो लिखेगी है। मतलब आज के बाद जो लोग देखा करेंगे उन्हें तो पता होगा ना x.com ही चल रहा है, लेकिन जो बंदा 2000 से ट्विटर यूज करने लगा हुआ है या 1999 से ट्विटर यूज करने लगा हुआ है, वो तो twitter.com जानता है ना। तो हम कहते हैं जो ट्विटर लिखेगा वो भी एक्स पर आएगा, जो एक्स लिखेगा वो भी एक्स पर ही आएगा, यानी दोनों ही ट्विटर पर आने लगे हुए हैं, सिर्फ नाम चेंज हो गए हैं। तो दूसरा केस ये वाला है, ये वाला केस डिपेंड करता है कि आपने ऐसा करना है कि नहीं करना। जरूरी नहीं है हर केस में ऐसा हो, किसी ने दूसरा केस नहीं लगाना, बट पहले वाला केस हर किसी ने लगाना है। यानी हर वेबसाइट के अंदर एसईओ करने का एक फैक्टर क्या है कि आप अपनी वेबसाइट को रीडायरेक्ट लगाएं, कौन से वाला? HTTPS वाला। अब ये रीडायरेक्ट कहां लगना है? जब हम होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपने देख ही लिया पिछली क्लास में हमारे पास 2-3 पैनल्स थे। पहला मेन पैनल था होस्टिंग का जिसके अंदर बहुत सारी मैनेजमेंट थी। उसके बाद उसके आगे जब मैंने फर्दर प्रोसीड किया था तो मैं कहां पर चला गया था? सी पैनल में। सो ये रीडायरेक्ट आपने जो अप्लाई करना है ये सी पैनल के अंदर जाकर अप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने आपको आपका सी पैनल ही नहीं दिया हुआ, शेयर्ड होस्टिंग यूज की है, उसने कहा भाई मुझे वेबसाइट दो मैं तुम्हारी वेबसाइट लाइव कर देता हूं, और अगर आप उससे सी पैनल मांगोगे भी तो नहीं देगा वो। अगर आप उससे सी पैनल मांगोगे तो भी सी पैनल नहीं देगा कि भाई नहीं ये तो मेरी प्राइवेट चीज है, ये मैं नहीं आपको दे सकता, मैंने आपको आपकी वेबसाइट लाइव कर दी है कम पैसों में। हो सकता है वो 7,000 रुपये में शेयरिंग करा दे आपको, लेकिन अगर आप अपना पैकेज खुद खरीदो तो 20 का मिल रहा हो, तो आपने कहा चले भी पैसे तो बच गए। ऐसा भी हो सकता है कि डोमेन और होस्टिंग सब कुछ ही मिल गया हो, यानी आप समझो होस्टिंग 2-2,500 रुपये में फ्री में मिल गई साहब, मगर आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको परमिशन नहीं मिलेगी, आपके पास उसकी पैनल मौजूद नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एसईओ के अंदर जो सेटिंग सी पैनल में करना चाहते हैं वो तो हमारे पास एक्सेस ही नहीं होगा, वो तो हम डिपेंडेंट होंगे, वो तो हम क्या करेंगे कि भाई ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो, ऐसे ही है ना। तो अब हम जरा ये देखते हैं कि अप्लाई कैसे होना है। दूसरा कौन सा था? 302, पहले उसको भी समझ लेते हैं। वो क्या था? वो टेम्परेरी था। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है भाई? फॉर द टाइमिंग भी तो क्लास शिफ्ट हुई है ना। इस क्लास में पेंट होना था, पता लगा भी 4 दिन के लिए क्लास बन गए, जिस दिन पेंट खत्म हुआ फिर दोबारा से अवेलेबल हो गई। तो आपकी वेबसाइट पे कोई मेंटेनेंस हो रही है, सो आपने कहा कि भाई मेरी वेबसाइट पे मेंटेनेंस हो रही है तो इस दौरान लोग मेरी वेबसाइट पे आने की बजाय इस दूसरी जगह पर चले जाएं जो आपकी अल्टरनेट वेबसाइट है। इस तरह करने से क्या होगा? ट्रैफिक तो जाएगी बट आपकी रैंकिंग डिस्टर्ब होगी, क्योंकि एसईओ तो आपने पहली वाली पर की हुई है, दूसरी वाली पर तो एसईओ की ही नहीं हुई है। की भी होगी तो वो तो खिचड़ी पकेगी।
ठीक है, इस तरह करने से क्या होगा, रैंकिंग डिस्टर्ब होगी। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्पररी रीडायरेक्ट हम कोई ऐसा रिकमेंड नहीं करते कि टेम्पररी रीडायरेक्ट बहुत सारे लगाएं और बहुत देर के लिए लगाएं। टेम्पररी रीडायरेक्ट हम बहुत कम अरसे के लिए लगाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ दिनों के लिए मेंटेनेंस हो रही थी, लेकिन अगर आपको टेम्पररी रीडायरेक्ट लगाना है और अब आपको मेरे से ये पता भी लग गया कि भाई टेम्पररी रीडायरेक्ट लगाने से एसईओ मुतासर होगी, तो आप सब यही प्लान कर रहे होंगे कि भाई चाहे चाहिए हो परमानेंट और चाहे चाहिए हो टेम्पररी, लगाएंगे क्या, परमानेंट, ताकि एसईओ खराब ना हो। 4 दिनों के लिए लगाना था तो आपने कहा भाई 4 दिनों के लिए परमानेंट लगा लेते हैं और 5वें दिन इसको हटा देंगे, वापस नॉर्मल काम करना शुरू हो जाएगा। मगर गूगल को जब ये पता लगेगा कि भाई आप 301 लगाते हो उतारते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप गूगल के साथ धोखेबाजी करने लगे हुए हैं। असल में आपको चाहिए कौन से वाला था, 2 था, लेकिन आपने सिर्फ इसलिए लगाया कि मेरी एसईओ मुतासर ना हो। तो ये एसईओ के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है और इस पर आपकी वेबसाइट ब्लैक हैट वेबसाइट की कैटेगरी में जा सकती है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 301 लगा लिया तो प्लान कर, ऐसा भी नहीं कि एक दफा ये प्रैक्टिस की तो एकदम ही गूगल आ जाएगा। भाई गूगल के आते आते बड़ा टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि वंस ये प्रैक्टिस की तो हो गया। जब ये प्रैक्टिस रूटीन में कर रहे होगे तो तब गूगल पकड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ उस वक्त हम 301 लगाएंगे जब हमारी रिक्वायरमेंट परमानेंट वाली होगी। जब हमारी टेम्परेरी रिक्वायरमेंट होगी तो हम क्या लगाएंगे, 302। 302 हम सिर्फ उस वक्त लगाते हैं जब हमें कुछ दिनों के लिए लगाना हो और कुछ दिनों के बाद उसे खत्म कर देना हो। जरूरी नहीं है कि मैंने 3 दिन के लिए 302 लगाया तो इतनी देर में क्राउलर मेरी वेबसाइट पे भी आ गया, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे कंटेंट बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होता तो क्राउलर बहुत फ्रीक्वेंट विजिट्स भी आपकी वेबसाइट पे नहीं करता। तो इस तरह करने से आपकी वेबसाइट हर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप 301 लगाएंगे तो हर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। ये तो हमने इसकी थ्योरी को, इसकी लॉजिक को समझा। अब हम ये देखते हैं कि लगता कैसे है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, सिर्फ आपको सी पैनल में जाना है और अगर मैं लिखता हूं ishaqhospital.com और पता लगता है कि आज की तारीख तक अभी ये किसी ने डोमेन खरीदी नहीं है, तो जब मैं होस्टिंग खरीदूंगा तो मुझे कहेंगे कि भाई आपको हम ये ishaq.com फ्री दे रहे हैं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, होस्टिंग की पेमेंट आपको करनी है। डोमेन की एक्सटेंशंस होती हैं, सबको पता है, पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था ना डोमेन वाले लेक्चर में, कि जब भी हम कोई डोमेन खरीदते हैं तो एक्सटेंशंस के साथ मिल रही होती हैं। अच्छा, अब ये मेरा होस्टिंग अकाउंट है, इसके अंदर आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, सर्विसेज और डोमेन। बता रहा है कि भाई सर्विस और डोमेन, इससे क्या पता लग रहा है कि इसी कंपनी से हमने डोमेन खरीदी हुई है और इसी कंपनी से हमने सर्विसेज यानी होस्टिंग भी खरीदी हुई है। ठीक है, चलो अब इसके आगे कहां जाना है हमें, भाई सी पैनल में जाना है। तो सी पैनल किसका हिस्सा होता है, होस्टिंग का। तो डोमेन पे नहीं जाना आपने, सर्विसेज पे जाना है। ये दिखा रहा है कि कितना पैकेज है आपका, ये वाला, ये डेडिकेटेड पैकेज है और ये एसएसएल दिखा रहा है, इसकी लगी हुई है ना। अगर इस पे रेड निशान आ जाता क्रॉस के साथ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, भाई डोमेन भी है, होस्टिंग भी है, एसएसएल नहीं है। इस पे डबल क्लिक करो तो अब हम आ गए सीधे इनके सी पैनल वाली साइड पे। आ गया लॉग इन टू सी पैनल। अब अगर आप बहुत अननोन होंगे, आपको नॉलेज भी नहीं होगा, आप किसी से लोगे डोमेन होस्टिंग खरीदोगे तो वो आपको इसका एक्सेस देंगे सिर्फ। कितना आगे से मैं इधर तक आया हूं ना, वहां जाकर मैंने बताया था कि मैं कोई चीज परचेज भी कर सकता हूं, मैं कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकता हूं, लेकिन ये सी पैनल एक उसके अंदर का हिस्सा है। तो कंपनीज आपको सी पैनल देती हैं, तो आप जब भी बाय करो तो आप उनसे कहें हमें हमारा होस्टिंग पैनल दें। वो वाला पैनल था जो सबसे पहले खुला था, उसके अंदर ही सी पैनल आ गया। आपको सी पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है। खुल रहा सी पैनल? आगे यहीं पर आए थे, प्रीवियस क्लास में भी यहीं पर ही आए हुए थे। क्या करने आए हैं, क्या करने आए हैं? हाँ जी, गुड, मुझे याद है ना भाई क्या करने आए हैं। अच्छा ये देखें राइट साइड पे क्या लिखा हुआ आ रहा है नजर, सब डोमेन इसमें कितनी अवेलेबल है, 5।
नहीं 5 पढ़ो ना। कहता है भैया आपने 2 सब डोमेन्स बनाई हुई हैं, टोटल ये जो आपने पैकेज खरीदा हुआ है इसमें आपको फ्री में 5 सब डोमेन्स है। ठीक है, तो आप जब भी कोई पैकेज खरीदें ये सारी इंफॉर्मेशन उससे लें। चलो जी, अब हम जाने वाले हैं भाई रीडायरेक्ट में। रीडायरेक्ट मिलेगा हमें डोमेन वाले पार्ट में। जरा देखते हैं कि डोमेन वाला पार्ट कहाँ है। आ गया? आ गया। ये क्या लिखा हुआ है? इस पे आ जाए, वापिस आ गया वो 301 और 302 नजर आना शुरू हो गया आपको। तो आपने जब 301 लगाना होगा तो आप यहां से लगाओगे। आ गया? कहता है भाई कौन से वाला रीट्रैक्ट लगाओगे, 301 के 302, यानी परमानेंट या फिर टेम्पररी। सो सिंपली यहां से आपको चूज करना है कि आप कौन से वाला रीट्रैक्ट लगाने वाले हैं। तो हमने कहा भाई परमानेंट। उसके बाद क्या कहता है किस पे लगाओगे, इसके अंदर सब मौजूद है, बहुत सारी और भी मौजूद होंगी। तो मैं कहता हूँ इफ्जाल एकेडमी यहाँ पे लगा दो। और यहाँ आकर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि नॉन HTTPS है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, HTTPS। ठीक है, आगे पूरा URL दे दूंगा वेबसाइट का। तो ये क्या बन जाएगी, HTTPS बन जाएगी और इस पर 301 अप्लाई हो जाएगा। और सिर्फ इतना सा काम करने से पहले आपका सर्वर स्कोर जो आ रहा था ना वो 50 आ रहा था या 40 आ रहा था। जैसे ही आपने इसको लगाना है तो SEO का एक फैक्टर है जिसमें जो एक सिंगल फैक्टर ही सब कुछ काउंट कर रहा है। जैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन करोगे, एक फैक्टर बहुत सारे इमेजेस को चेक करेगा, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा ना। लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है कि सिंगल लगाओगे तो स्कोर बढ़ जाएगा एकदम। यानी आपने जैसे ही HTTPS यहाँ से किया तो आपका जो स्कोर है वो 100 पे भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन सर्वर क्वालिटी, और वो 90 पे भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका SEO स्कोर सिर्फ इतनी एफर्ट करने से काफ़ी सारा इंक्रीज हो सकता है। चलें जी, यहाँ पर देखते हैं कोई वेबसाइट आ रही है तो हम वो लगा देते हैं। चलें जी, मैं यहाँ पर दराज लिख देता हूँ। एक काम करें ज़रा, पहले दराज से पहले ना मुझे इनका URL कॉपी करना है, तो मैं इन्हीं का लिख देता हूँ। ये अब दराज लिखते हैं। ये मैं इसे समझाने के लिए चेंज किया है। आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई बंदा इफ्जाल एकेडमिया लिखेगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, दराज पे पहुंच जाएगा। ये कोई और बंदा नहीं कर सकता, ये सिर्फ वही कर सकता है जो ऑनरशिप में होगा। हमारे पास ऑनरशिप है, हमारे पास कंट्रोल पैनल था, तब हम ये कर पा रहे हैं। अलबत्ता अगर ऐसा किसी की वेबसाइट पे होता है, इसका मतलब क्या हुआ है, अगर आपकी वेबसाइट पे ऐसा होना शुरू हो जाए, क्या मतलब, आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है, किसी के पास आपके सारे वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स चले गए हुए हैं, हैकर ने आपकी वेबसाइट को हैक कर लिया हुआ, अब आपकी तो होगी छुट्टी। छुट्टी होगी ना भाई, अब आपके पास तो एक्सेस ही नहीं रहा, उसने आगे से URL चेंज कर दिए हैं, अपनी मर्जी के URL लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से सस्पिशियस एक्टिविटी शुरू हो गई हैं। अब क्या हो गया, अब तो गई वेबसाइट आपके हाथ से। अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सबसे पहले तो होस्टिंग में से जाकर अपनी वेबसाइट को जो भी हमने अपलोड की थी रिमूव करना पड़ेगा। सर्वर कंपनी को बताना भी पड़ेगा कि भाई हमारी वेबसाइट तो इन्फेक्टेड हो गई है, हमारे पास बैकअप पड़ा हुआ है, ठीक है, आप इसको बिल्कुल हमारे पैनल को रीसेट कर दें, ताकि इसके अंदर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है तो वो स्टॉप हो जाए, और अब हम इसमें दोबारा अपनी वेबसाइट लाइव करेंगे, वो उसको चेक करेंगे, उसके ऊपर अपना एंटीवायरस चलाएंगे, और फिर उधर से आपकी चीज़ों को वो अपलोड हो सकती है। तो ये फिर उस सूरत में होगा केस जिस सूरत में इन्फेक्शन आ गई है। इन्फेक्शन आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ से आप अपनी वेबसाइट अपलोड करते हो, ठीक है, वो डिवाइस इन्फेक्टेड हो गई है, वो डिवाइस कंप्रोमाइज्ड हो चुकी हुई है। तो जब आपकी डिवाइस, यानी मेरा लैपटॉप कंप्रोमाइज्ड हो गया, हैकर मेरे लैपटॉप तक पहुंच चुका हुआ है, तो यहीं से तो मैं क्या करता हूँ, cPanel खोलता हूँ, सब कुछ तो मैं यहीं से खोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, वो मेरे cPanel तक पहुंच गया, और अब मैं यहाँ से जो कुछ भी अपलोड करने लगा हूँ वो भी इन्फेक्टेड है। और मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि हैकिंग और वायरस, इसको अलग-अलग रखना है। हैकर्स तो आपकी डिवाइस को हैक कर, आपकी चीज़ों को हैक करके लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना। हैकर्स तो चोर है ना, यूं कह सकते हैं हम। वायरस चोर नहीं है, वायरस इन्फेक्शन है, यानी ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। तो हमें दोनों चीज़ों से अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करना है। ये जो भी आपने SSL लगाई है, तो ये आपने SSL चोरों से बचने के लिए लगाई है, वायरस से बचने के लिए नहीं लगाई। वायरस से बचने के लिए
वैसे तो सर्वर्स के अंदर अपना एंटीवायरस होता है, बट आप स्टिल ज़्यादा सिक्योरिटी जाते हो तो आप उनसे एंटीवायरस की सर्विस अलहदा लोगे कि भाई मेरे सर्वर पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसको वायरस प्रोटेक्टेड करना है आपने, तो उसके साथ स्पेशल एंटीवायरस अटैच करेंगे। सो वायरस इज समथिंग एल्स और हैकिंग इज समथिंग एल्स। ठीक है, हैकिंग में क्या है कि कोई आपका डाटा ले जा चुका है, उसके बाद सारा चीज़ें आपकी एक्सेस है, आपके घर आने के जितने भी रास्ते हैं उसे सब पता है और सारी कीज उसके पास है, ये हैकर है। वायरस जो है वो इन्फेक्शन है, तो आपकी डिवाइस इन्फेक्ट होगी, आपको उसे ठीक करना है। ठीक है, अलबत्ता हम यूँ कह सकते हैं कि वायरस एक रास्ता है हैकर्स के आने का, क्योंकि जब वायरस आया ऐसा कि उसने कहा भी ऐसा वायरस डालना है इसके अंदर, इसके सारे एड्रेसेस चेंज करो और इसके सारे पासवर्ड मेरे पास आ गए। सर वायरस हैकर डालते, हैकर तो अब बेचारे आए हैं ना, वायरस तो पहले आया था, वायरस बनाने वाले और लोग हैं, हैकर्स तो सिर्फ किसी हैकर्स करते क्या हैं, चोर क्या करते हैं भाई, घूमते रहते हैं ना सोसाइटियों में, है ना, देखते हैं कि किसके घर जाना आसान है, बिल्कुल हैकर भी इसी तरह ही देखते रहते हैं डाटा के कहाँ पर, इसको टर्म बोलते हैं वल्नरेबिलिटी होल्स, कि कहाँ पर वल्नर, यानी यहाँ पर लग गया ताला, उधर एक और दरवाजा, उधर भी ताला लगा हुआ है, इधर से दीवार टूटी हुई है, मिल गया ना उनको रास्ता इधर आने का। मैं कहूँ उनको, ये हैकर्स का काम है। हैकर्स देखते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपकी जो डिवाइस है, उसमें कहाँ कहाँ वल्नरेबिलिटी होल्स हैं, कैसे हम इसके अंदर इन हो सकते हैं, जहां पर उन्हें वल्नरेबिलिटी, अब इसका मतलब क्या हुआ, एंटीवायरस एक वल्नरेबिलिटी होल हो सकता है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर भी वल्नरेबिलिटी होल्स हो सकते हैं। मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, उसने कहा भाई ये जो प्रोग्राम आपको मिलता है ना $50 का, मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो तो फ्री हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपने एक ऐसी जगह पर चले गए जो कि आपका अपनी डिवाइस रिस्क पर आ गई है, सिक्योरिटी लेवल डैमेज हो चुका होगा आपका। वायरस आएगा या नहीं आएगा डिपेंड्स, हैकर वहां तक पहुंच पाएगा, क्या वो हैकर ही है कि कोई नेक इंसान है जो आपको ये सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो अच्छा इंसान हो कि भाई ले लो भाई मुझसे जो जो कुछ लेना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हैकर हो। तो वापस आ जाते हैं भाई जी, आगे क्या लिखा हुआ है, www रीडायरेक्शन, रीडायरेक्ट विद और विदाउट www, बिल्कुल ठीक है, कहता है अगर कोई बंदा मेरी वेबसाइट को www के साथ लिखे तो भी https पर चली जाए, अगर कोई मेरी वेबसाइट को www के बगैर लिखे तो भी https पर चली जाए। ठीक है, अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उसने कहा वाइल्ड कार्ड रिडायरेक्ट, इसका क्या मतलब हुआ भाई, कोई बंदा बेशक w लिखे या w ना भी लिखे, सिर्फ मेरा डोमेन नेम लिखे तो भी https पर चली जाए, अच्छी बात है ये भी, इसे भी हमने ऑन कर दिया और अब हमने इसको ऐड कर देना है। अभी तक देखें मैंने शायद रिमूव लगाया नहीं हुआ, कोई उतारा हुआ है ना लगा के, अब मैं लगाने लगा हूं तो लिस्ट में नीचे आएगा। इस दफा क्या होने वाला है, इस दफा जब हम इनकी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, बेसिकली तो ये वाला रीडायरेक्ट तो नहीं लगाते, तो मैंने समझाने के लिए लगाया ना ताकि आप नजर आए आपको क्या होगा, अदरवाइज तो उसी वेबसाइट का लगेगा https वाला। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने आपको फिजिकली दिखाने के लिए, आपको फिजिकली लगी हुई कोई चेंज नजर आए। अब मैं इनकी वेबसाइट का URL देता हूं, इफ्जाल एकेडमिया, आपको दराज अलाउ करते हैं अपने लोगों वाला, किसी का भी लगा सकते हैं। आप कह रहे थे ना कि SSL इसलिए लगाते लगेगी कि कोई यूजर नहीं लगाते, नहीं, SSL इसलिए लगाते हैं कि कोई बंदा आपके डाटा को हैक कर सके। URL तो मैंने लगा दिया ना, दराज को क्या प्रॉब्लम है, यानी अगर peaksolution.edu.pk लिखें और स्टार्स अकेडमी खुल जाए, स्टार्स अकेडमी वाले माइंड करेंगे, तो खुश होंगे, कहेंगे थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा हर जगह पर हमारा ही नाम दे दिया, ये वो तो नहीं कह रहे हैं ना। और जो स्टार्स अकेडमी का बंदा होगा वो भी लिखेगा स्टार्स अकेडमी, तो स्टार्स अकेडमी आएगा, किसी और का URL तो नहीं है ना, हमने ये तो नहीं किया कि दराज के URL को चेंज कर दो, हम तो कह रहे हैं उधर चले जाओ, इसके लिए ऑनरशिप की जरूरत नहीं है, ये तो उसकी मशहूरी हो रही है ना भाई, उसकी पब्लिसिटी होने लगी हुई है, उधर जा रहे हैं, लेकिन माइंड किसने करना है, माइंड तो इसने करना है ना भाई, किसने करना है, सही VPN से चलता है कौन, अफजाल अकेडमी, वो नहीं है आपका नेट नहीं चल रहा होगा, आपके सामने चला तो रहा हूँ, ये देखिए मैंने क्या लिखा है, ifzalacademia.com, कहता है VPN से चलता है, दराज के लिए, ठीक है ना, मैंने लिखा तो वही है ना जी, रीडायरेक्ट हो चुका हुआ है। ठीक है,
तो इफ्जाल अकेडमी वाले को पता लगा तो माइंड कर जाएगा। हाँ वापस आए जरा, इसको ठीक कर दें। वापस आए जी, गो बैक। अब आप देख रहे हैं ये सारा काम किसमें होने लगा हुआ, सी पैनल में। अब अगर मैंने पैकेज ही ऐसा लिया हुआ जिसमें मेरे पास सी पैनल ही नहीं है तो मेरे पास कंट्रोल तो नहीं है ना एसईओ का। किसी ने मैंने सस्ता काम कर दिया कि भाई इट्स ओके भाई, एक बंदा मुझे 6000 रुपए में डोमेन भी दे रहा है, होस्टिंग भी दे रहा है, तो एक तरह से आपका डाटा भी कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं हुआ। मतलब इस वक्त हम सोचे थोड़ी देर के कि जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोगों ने वेबसाइट बनवानी थी और होस्टिंग भी खरीदनी थी, तो इन्हें किसी ने ऑफर दी कि भाई मेरे पास होस्टिंग है तो मुझे आप इतने पैसे दो। वैसे अगर बाजार जाओगे तो 25,000 रुपये लगेंगे। अब क्या हुआ, आपके जो जो बिजनेस है सबका डाटा मेरे पास आ गया कि नहीं आया? सारे लोग मेरे पास आकर ही अपनी वेबसाइट अपलोड करवाएंगे ना, तो सारा डाटा ही मेरे पास आ गया। लेकिन अगर आप उससे कहोगे कि भाई मुझे सी पैनल का एक्सेस दे दो तो कहेगा नहीं भाई ये तो मेरी प्राइवेसी है, लेकिन आपका सारा डाटा उसके पास है। कहेगा हम नहीं शेयर करते अपना सी पैनल किसी से, ये तो मेरे लिए प्राइवेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। होस्टिंग की जो कॉस्ट होती है वो पर ईयर होती है, तो इसका मतलब इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको इन चीज़ों की परमिशंस नहीं मिलेंगी। ये ज़हन में रखना है आपको। लो जिसको रिमूव कर दें भाई, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कैसे करेंगे? ये डिलीट का बटन प्रेस करो। इसके लिए हमें किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है। अगर सी पैनल नहीं होगा फिर हमें कुछ पे करना पड़ेगा। आपने 301 में काम किया था, आपने कहा था अगर ऐसे करेंगे तो गूगल एसईओ करेगा। भाई मैंने अभी लगाया, अभी तारे गूगल का मेरे ऊपर नजर लगा के बैठा हुआ है, इतनी जल्दी मैं गूगल को पता कैसे लगेगा क्या हो रहा है यहाँ पे हैं? अभी दिन फ्यूज एकिड हमने लगाया और हटा दिया। देखें गूगल कैसे ट्रैप कर रहा है आपको, अपने क्राउलर से कर रहा है ना। अगर मैं इस तरह करूंगा, लगाकर छोड़ दूंगा 1 महीने के लिए, 10 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, तभी तक क्राउलर इधर पहुंच पाएगा ना। अभी तो क्राउलर नहीं है, ऐसे तो नहीं कि फिरने लगा हुआ इधर उधर के पीछे बाहर ऊपर उसके परिंदे फिर रहे हैं देखने के लिए क्या हो रहा है अंदर इस घर में है। भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसको आने में, तो मैंने लगाया और हटा दिया बस। लेकिन अगर अभी ये हमने ये कहा कि क्यों नहीं लगाना, हमने कहा 302 इसलिए नहीं लगाना, क्या आप हटाते हो बार बार, कब हटाते हो? 10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद। अब इतनी देर में जब क्राउलर आ गया एक दफा तो उसको पता लग गया कि आपका 302 लगा हुआ है, तो वो समझेगा कि ये तो टेम्परेरी है। 302 टेम्परेरी था ना, 301 परमानेंट था। उसे अब आपकी एसईओ का रैंकिंग स्टॉप होगी कि भाई इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए नहीं करता। लेकिन अगर उसने देखा आपको लग गया 301 और 20 दिनों के बाद आपने हटा दिया, फिर 2 महीने के बाद वापस आया क्राउलर, फिर उसने देखा लगा हुआ है 301, फिर 4 दिनों के बाद हटा दिया, अब गूगल को पता लग गया कि आप वायलेशन करने लगे हैं। लेकिन ये पता कैसे लग रहा है? क्राउलर से लग रहा है। याद होगा फेसबुक का लेक्चर पढ़ा था, उसके अंदर मैंने बताया था कि वायलेशन की थी 2020 में और 2024 में, जब पक्का यकीन हो गया था कि अब कुछ नहीं होगा, है ना। 4 साल हो गए भाई, अब तो कुछ नहीं होगा ना। तो जब उसका सिस्टम, जब उसके एल्गोरिदम ने उसको पिक किया तो उसने उसे वायलेशन करार दे दिया। ये नहीं हुआ कि भाई 4 साल हो गए तो बस चल रही है। तो कोई भी सिस्टम, ये खासतौर पर जो ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं, इनकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती है, ठीक है। इनको हम कहते हैं कि इनमें टॉलरेंस होती है तकरीबन 65 to 70%। 30% बिल्कुल आप ओपन है, 30% चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है, 60 to 70% होता है कि ये अप्लाई हो जाएगी। तो जितने भी ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं होते, ना ही हो सकते हैं। भाई दूसरा लगाना होगा तो क्या करेंगे, आ जाएंगे, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। चले वापस आ जाते हैं, वो सुन लिया इसके मुतालिक। एक और पढ़ लेते हैं, स्कीमा। व्हाट इज स्कीमा? एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टेक्निकल एसईओ का ही एक फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है। अभी तक हम जितने फैक्टर्स पढ़ रहे थे ये सब इंटरनल, इंटरनल का मतलब है कि गूगल स्टैंडर्ड से ही है सारे। अब हम जिसकी बात करने लगे हैं ये गूगल स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि ये गूगल एक ऐसा स्टैंडर्ड है बाहर का जिसको गूगल बहुत ज्यादा रेट करता है, यानी गूगल इस स्टैंडर्ड को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। ये क्या चीज है जी? स्कीमा ऑफ वेबसाइट। व्हाट इज स्कीमा? पहले ये समझते हैं, बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है। स्कीमा मार्कअप क्या चीज है भाई? कुछ चीजें हम स्कीमा के थ्रू अप्लाई करने लगे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर।
स्कीमा इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा। अच्छा, अब ये मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया, मैं ये कहूं कि आपकी वेबसाइट में कुछ डाटा है जिसे हम बोलते हैं माइक्रो डाटा, और कुछ डाटा है जिसे हम बोलते हैं मैक्रो डाटा। मेरा ख्याल ये मैक्रो और माइक्रो का फर्क तो पता है ना? माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटी इंफॉर्मेशन, और मैक्रो का मतलब, मेरा ख्याल है इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे कौन सी छोटी होती है और कौन सी कहाँ पे छोटी होती है, कहाँ पे बड़ी होती है, कहाँ पे होती है? नहीं भाई, उससे बाहर निकलो ना, वेबसाइट में बताओ कहाँ छोटी होती है, कहाँ बड़ी होती है। मैं क्या, वेबसाइट में मुझे बताओ कि कहाँ पे छोटी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे। पूरी एक वेबसाइट को देखो ना, जो कुछ भाई इतने महीने से पढ़ते आ रहे हैं इसको। टाइटल उसका शॉर्ट है, डिस्क्रिप्शन लॉन्ग। बोलते जाए ना सर, आप बोलेंगे आपको खुद पता लगेगा आप ठीक बोल रहे हैं। हेडर बॉडी में डाल सकते हैं। खुल के बोलो, खुल के एक्सप्लेन करो क्या कह रहे हो। हेड में लगता होगा माइक्रो, और उसमें मैक्रो लगता होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बोलेंगे तो समझ में ज़्यादा क्लियर आएगा। माइक्रो इन्फॉर्मेशन और मैक्रो इन्फॉर्मेशन जी टाइटल डिस्क्रिप्शन आप लोग आप लोग बड़े बड़ा हो जाते हैं, आपको नजर नहीं आता इसमें बैठो क्या होती है माइक्रो इन्फॉर्मेशन? मैक्रो इन्फॉर्मेशन बताओ। एक वेबसाइट में कौन सी इंफॉर्मेशन है जो माइक्रो है? क्या वेबसाइट का जो कंटेंट है वो माइक्रो है? नहीं सर, नहीं है, मैक्रो है। इसी तरह जो पार्ट आप हेड में मेंशन कर रहे हो वो क्या है? मुख्तसर बातें बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? यूजर्स को? यूजर्स को नहीं सर, नहीं, वो तो हमने स्ट्रक्चर में लिखा है। क्राउलर को। क्राउलर। तो जो चीजें आप क्राउलर को बताने लगे हो वो बहुत डिटेल के साथ नहीं दे रहे ना उसको। क्राउलर रोजाना आकर आपकी वेबसाइट पे विजिट नहीं करता, ट्रैफिक ऐसा, वो आपका क्लाइंट नहीं है, ठीक है? सो जितनी भी इंफॉर्मेशन हम हेड में देने लगे हुए हैं ये सारी की सारी कौन सी वाली है? माइक्रो। और ये इंफॉर्मेशन जा किसके पास रही है? ये विजिटर की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्राउलर के लिए है, जो कि हम अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए कर रहे हैं। सो अब ये हमें कह रहा है कि भाई जो स्कीमा जो है ये माइक्रो डाटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास जाने लगी है? क्राउलर के पास जाने लगी है, ठीक है? अच्छा, अब इसकी जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि भाई आप मेरे से पढ़ें डिजिटल मार्केटिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। रोजाना आकर हमारा सेशन होता है घंटे का, आधे घंटे का, 40 मिनट का, जितनी भी देर का। हर इंफॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ, ऐसे ही है ना? मगर एडमिशन लेने से पहले, क्लासरूम में आने से पहले आपको इंफॉर्मेशन किसने दी थी? पीक सॉल्यूशन के इंफॉर्मेशन ऑफिस ने। इसका मतलब क्या हुआ? उनके पास भी तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस कोर्स की, कि नहीं होनी चाहिए? अब अगर उनके पास कम इंफॉर्मेशन होगी इट्स मीन वो आपको कम कन्विंस कर पाएंगे। अगर उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से कन्विंस कर पाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट पे कैसे आ रहा है, जैसे आप लोग इंफॉर्मेशन ऑफिस के थ्रू आए हो, तो लोग वेबसाइट पे का रूट क्या है? वेबसाइट का रूट क्या है? क्राउलर के रास्ते आ रहे हैं ना। क्राउलर के पास जाते हैं ना पहले तो लोग अपनी क्यूरीज लेके। क्राउलर देखता है कि भाई इसको मुझे कौन सा डाटा दिखाना है। तो अब अगर क्राउलर को मैं ज्यादा से ज्यादा डाटा माइक्रो इंफॉर्मेशन की शक्ल में बता दूं, क्या बता दूं कि भाई ये एक कंप्यूटर कॉलेज है, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये लोकली तौर पर सदर में लोकेटेड है, ये इनका मोबाइल नंबर है, ये इनके ईमेल एड्रेसेस हैं, ये इनके कोर्सेज हैं, ये इनकी सोशल प्रोफाइल्स हैं। कितना सारा डाटा है। अब देखें पहले ये जितना डाटा मैं बोल रहा हूं, पहले ये सारे का सारा डाटा हम किसको दे रहे थे? विजिटर्स को। अब हम ये सारा डाटा किसको देने लगे हैं? क्राउलर को। क्यों देने लगे हैं? ताकि कोई भी बंदा क्यूरी लेकर आए तो क्राउलर को पूरा पता हो कि भाई ये क्या जानना चाह रहा है, ये पूछ क्या रहा है। तो वो उसी तरह की चीज, कोई बंदा पूछे कि भाई ये पीक सॉल्यूशन का नंबर क्या है, तो स्कीमा उठाकर दे देगा मेरे पास नंबर पड़ा हुआ है। कोई बंदा एड्रेस पूछे वो बता देगा एड्रेस क्या है। सो इट इज द रोल ऑफ स्कीमा। तो स्कीमा क्या करता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट की माइक्रो इंफॉर्मेशन, बिल्कुल जैसे इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास माइक्रो इंफॉर्मेशन है ना, वो उसने आपको बताया हम एसईओ करवाते हैं, एसईओ में क्या कराते हैं, कैसे कराते हैं, क्या उसकी डिटेल है, वो तो क्लासरूम में मिली आपको आकर। लेकिन इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने आपको यह बता दिया कि एसईओ होती है। तो हमने क्या किया, माइक्रो इंफॉर्मेशन की शक्ल में हमने क्राउलर को सारा डाटा प्रोवाइड कर दिया कि भाई ये इंफॉर्मेशन है। अब क्या कर रहा है क्राउलर जो है वो आगे से देख रहा है कि विजिटर की क्यूरी क्या है, वो देखता है कि जिसकी इंफॉर्मेशन उसके पास ज्यादा है वो उसकी वेबसाइट को टॉप पे ले आता है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है।
एक वेबसाइट को रैंक करवाने का। गूगल हमें ये कहता है कि ऐसी वेबसाइट, यानी रिसर्च के मुताबिक हमें ये पता लगता है कि ऐसी वेबसाइट्स जिन पर स्कीमा लगा होता है, फर्स्ट 5 वेबसाइट में से वो एक वेबसाइट जरूर होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई वेबसाइट को रैंक करने का एक शदीद स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, यानी जिनमें स्कीमा लगा हुआ है उनके रैंक होने के चांसेस बाकी वेबसाइट की निस्बत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाएंगे। तो फिर लगाना चाहिए ना। कैसे लगाना है अब ये देखते हैं। क्या स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, कैसे देखना है ये देखते हैं। ठीक है, अब देखते नहीं, मैं बता दो इतने आप क्यों अपना दिमाग लगा रहे, पहले समझ लें इसको, सिर्फ इसका पॉइंट समझ लें है क्या चीज है। मैं पहले ये आपको समझाया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है एसईओ का, बट कोई टैग नहीं है इसका HTML टैग कि हम वेबसाइट पे से अप्लाई कर देंगे। इसे हम किसी और जगह पर जाकर अप्लाई करेंगे और गूगल इसको चेक करेगा, लेकिन इसको लगाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर ही। तो अब आपके पास एक वेबसाइट आई, इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर था, तो देखते हैं स्कीमा लगा भी हुआ कि नहीं लगा हुआ। यानी पहला केस तो ये होगा ना कि आपको ये टेस्ट करना है स्कीमा है या स्कीमा नहीं है, बस ये देखना है। जब पता लगेगा नहीं है तो फिर दूसरी ऑप्शन आएगी कि स्कीमा कैसे लगाना है। ठीक है, सो पहले तो हमने देखना है कि स्कीमा है कि नहीं है। आ जाओ जरा नीचे, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आ गया? ये एक वेबसाइट है validator.schema.org। मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, एक वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर जाकर हम अपनी वेबसाइट का URL देंगे। आ गया जी? क्रोम में खुल जाए, जिसमें भी खुल जाए भाई। क्या कहता है? वेबसाइट का URL दो जिसका चेक करना है कि स्कीमा है कि नहीं है। लीजिए मैंने एक वेबसाइट दी, रन टेस्ट। ये सब मुझे टेस्ट करके बताएगा कि इसका स्कीमा बना हुआ है कि नहीं। भाई ऐसे ही तो नहीं ना, जैसे मैंने कहा था साइट मैप बनाना है तो चेक कर लो, रोबोट्स बनानी है तो चेक कर लो। ऐसा ना हो कि डेवलपर नहीं बनाई हो पहले ये चीजें। जी, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? राइट साइड पे आ गया कि भैया किस तरह की वेबसाइट है, आर्टिकल टाइप की वेबसाइट है। इसका मतलब क्या हुआ? स्कीमा बना हुआ है। ठीक है, अगर किसी का ये वाला पार्ट बिल्कुल आपको खाली नजर आए तो इसका मतलब है कि स्कीमा नहीं बना हुआ। नहीं वैसे ही खुल जाती है आराम से। पीक सॉल्यूशंस बना हुआ है। जिसका ये वाला पार्ट खाली होगा इसका मतलब होगा उसका स्कीमा नहीं बना हुआ। चलें जी, ये पता लग गया कि कैसे चेक होना है। आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसने बता दिया इसका स्कीमा है कि स्कीमा नहीं है। इस स्लाइड के अंदर मौजूद है ये वेबसाइट जहां से जाके टेस्ट करोगे। नंबर 2, हाउ टू क्रिएट स्कीमा। अब यहां पर हम क्या देखने वाले हैं कि स्कीमा कैसे बनाना है। rankranger.com ये एक स्कीमा जनरेटर की वेबसाइट है, और भी हो सकती हैं। आ गया? Which schema would you like to create? अब जो वेबसाइट्स हैं एक ही तरह की तो नहीं होती सारी वेबसाइट्स, क्या ख्याल है? हर वेबसाइट की टाइप अलग है। जैसे अभी आपने देखा पीक सॉल्यूशन खुला तो वेब पेज आया, कुछ और आया, दूसरी वेबसाइट आई थी उस पर आर्टिकल लगाया हुआ था उन्होंने। ठीक है, ये लिस्ट में देखेंगे तो आपको सारी साइट्स की टाइप्स आ जाएंगी। आ गई हैं? आर्टिकल कोविड, या कोविड के टाइम पे आई थी टाइप, अभी भी है। इवेंट टाइप की वेबसाइट है, FAQ टाइप की वेबसाइट है, हाउ टू की वेबसाइट है। इन दो के मतलब अभी आपको बताता हूँ। जॉब पोस्टिंग, लोकल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल ब्लॉग है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि कोई ई-कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है जिसमें आप चीजें बेचते हो, शॉपिंग वेबसाइट जिसे बोलते हैं। रेसिपी की कोई वेबसाइट है, वीडियो की वेबसाइट है, साइट लिंक्स लगे होते हैं, वेबसाइट के सिर्फ लिंक्स ही लगे हैं। भाई किस तरह की वेबसाइट है आपकी, यहां पर आपको बताना है। जैसे पीक सॉल्यूशन है तो हम कहेंगे भाई पीक सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आ सकती है? ऑर्गेनाइजेशन में भी आ सकती है, लोकल बिजनेस में भी, बिजनेस है ना ये बेसिकली, तो ठीक है इसमें भी आ सकती है। अब कोई बंदा ये कहे कि नहीं भाई इसमें तो सिर्फ जस्ट आर्टिकल की शक्ल में डाटा ही लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन लिखी हुई है,
तो चाहे तो इसको आर्टिकल करते हैं, बट इट इज़ नॉट आर्टिकल टाइप वेबसाइट। आर्टिकल टाइप वेबसाइट तो वो होगी जिसपे कोई आर्टिकल्स लिखे हुए होंगे, हाँ, डेली बेसिस पर भी पोस्टिंग्स होती होंगी आर्टिकल्स की, तो ये आर्टिकल नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो और आ रहे हैं स्कीमास, इनका पहले समझ लेते हैं कि गूगल इनके मतलब क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि गूगल ने इसे ओपन हैंड दिया हुआ है, गूगल इन पे नजर रखे हुए हैं इन स्कीमास के ऊपर। सो पिछले साल के एंड पर FAQ और हाउ टू, ये दो ऐसे स्कीमास हैं जिसको गूगल ने रिकंसिडर किया, और गूगल ने कहा कि भाई मैंने इनको ये स्कीमा दी है, जैसे अभी आपको मैंने इसकी स्टोरी भी सुनाई है कि वेबसाइट को रैंक करने में इनका रोल भी बहुत ज़्यादा है। सो गूगल को फील हुआ कि लोगों ने क्या करना शुरू किया कि क्योंकि ये वाले स्ट्रॉन्ग स्कीमाज हैं तो वेबसाइट में तो इतना अच्छा काम नहीं है, लेकिन उन्होंने FAQ पेज बनाया या हाउ टू पेज बनाया और वेबसाइट पे रख दिया, तो इस तरह करने से क्या हुआ, वेबसाइट रैंक हो गई। लेकिन जब गूगल ने इन डेप्थ उन वेबसाइट्स को चेक किया तो उनकी वेबसाइट का कंटेंट हाउ टू का नहीं बनता था, या उनकी वेबसाइट का कंटेंट FAQ भी नहीं बनता था। तो गूगल ने कहा कि ये तो इसने जोर जबरदस्ती की इसलिए कि अपनी वेबसाइट को जल्दी से रैंक करवा ले। सो लास्ट ईयर गूगल ने फिर ये कहा कि भाई ये जो दो स्कीमाज हैं, FAQ वाला खास तौर पर और हाउ टू, अब मैं ये वाले स्कीमाज हर किसी को अलाउ नहीं करूंगा। हर किसी को अलाउ नहीं करूंगा मतलब मैं अभी भी चाहूं तो बना सकता हूं, लेकिन इसके रिजल्ट्स वैसे नहीं आएंगे जैसे गूगल ने देने हैं। कहता है ये वाले दो स्कीमाज अब मैं दो तरह की वेबसाइट्स के ऊपर इफेक्टिव रखूंगा। नंबर 1, हेल्थ वेबसाइट। कहता है जो हेल्थ वेबसाइट है उसके ऊपर लोगों को पता होना चाहिए, लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हो उनको जवाब मिलने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, कैसी वेबसाइट जो गवर्नमेंट की हो, नॉन गवर्नमेंट ना हो। तो कहता है उनके लिए ये दो स्कीमास अभी भी इफेक्टिव हैं, लेकिन बाकी के लोग अगर इन स्कीमास के थ्रू लगाएंगे, डाटा लगाएंगे, तो इनको मैं बहुत ज़्यादा कंसीडर रैंक करने के लिए नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए अब हम जरा एक स्कीमा बना लेते हैं। अब ये लोकल बिजनेस है, ये ज़्यादा बेहतर है ना, क्योंकि यहाँ पर सोशल प्रोफाइल्स का ऑप्शन भी दे रहा है। ऐसे ही है, मींस मैं अपना फेसबुक लगा दूंगा, इंस्टा लगा दूंगा, लिंक्डइन लगा दूंगा, टिकटॉक, भाई जितनी भी सोशल प्रोफाइल्स हैं आपकी सब यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये ऐड होंगी तो वेबसाइट में चली जाएंगी। पहले देखें, पहले क्या किया था हमने, वेबसाइट बनाई थी, उसके ऊपर लिंक्डइन का बटन लगाया था, है ना, उस पर फेसबुक का बटन लगाया था, तो क्या होता था, विजिटर हमारी वेबसाइट पे आते थे, बटन पे क्लिक करते थे तो क्या होता था, हमारे फेसबुक पे चले जाते थे। इस दफा हम विजिटर्स को नहीं भेज रहे, विजिटर तो पहले ही जा रहे हैं, इस दफा हम किसको भेज रहे हैं अपने सोशल प्रोफाइल पे, क्राउलर को। हम कह रहे हैं भाई ये हमारी सोशल प्रोफाइल्स हैं, तुम्हें पता होनी चाहिए, ताकि कोई भी बंदा अगर इनकी क्यूरी करे तो तुम इनके आंसर अकॉर्डिंगली दे दो। यानी इस दफा यहां पर जो मैं सोशल प्रोफाइल ऐड करने वाला हूं ये विजिटर्स के लिए नहीं कर रहे, ये क्राउलर, यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन देने लगे हो ना, ये सारी इंफॉर्मेशन आप समझ लें पीक सॉल्यूशन के इंफॉर्मेशन ऑफिसर को दी जा रही है। अब जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे, यानी ऐसे ही है ना, जैसे मैं नीचे जाऊं, मुझे कहे भाई लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, सबका मुझे जवाब आता है, वो जो मुझसे स्कीमा का पूछते हैं ना, मुझे ये नहीं पता ये क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उन्हें नीचे जाकर स्कीमा समझा दिया क्या होता है। अब क्या हुआ, उनको पता लग गया, अब कोई भी क्यूरी आएगी, कोई बंदा पूछेगा ना स्कीमा क्या होता है, तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वही बातें वो उनको भी बता देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन आगे पास हो जाएगी। इसी तरह क्राउलर को अगर हमने दे दिया तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि नीचे इन्फॉर्मेशन ऑफिसर स्कीमा का ना बता पाए और विजिटर को लगे कि भाई ये तो स्कीमा पढ़ाते ही नहीं है, तो वो क्या भाई यहाँ से नहीं करते, किसी ऐसी जगह से करते हैं जो स्कीमा भी पढ़ाते हो, हालांकि क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी तो इसलिए वो बता नहीं सके। इसी तरह अगर क्राउलर के पास आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो फिर आगे से विजिटर को बता नहीं सकेगा आपके मुतालिक, मींस आप ए है तो दूसरा बी है, तो बी ऊपर आ जाएगा, आप नीचे चले जाओगे, ठीक है ना। चलिए बनाए जरा, ये बड़ा सिंपल सा काम है, जो समझने वाली बात थी वो हमने सारी कर ली है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है जी, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, ये भी इन्होंने इंप्रूव किया है। पहले एक ही ऑर्गेनाइजेशन टाइप आती थी, ये देखें लिस्ट कितनी बड़ी आ गई है। कहता भाई कौन सा बिजनेस है आपका इन सारों में से, कितनी डिटेल से बता रहा है, गवर्नमेंट आगे यहां से उसने पकड़ना है ना। अभी मैंने कहा ना हाउ टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसने कहा था ना कि FAQ और हाउ टू में किसको लगाऊंगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो यहां से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चूज करेगा तो उसको पता लग जाएगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एनीवेज हमने कहा भाई सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उसने क्या पूछा, नाम क्या है जी आपका, हमने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है सारी। आप देखें राइट साइड पे क्या हो रहा है,
बनना शुरू हो गया, ऑटोमेटिक स्कीमा बन रहा है ना। फिर क्या आ गया आगे, यहाँ पर क्या क्या आया, पीक सॉल्यूशंस, यहाँ पर मैंने अल्टरनेटिव नेम दिया, यहाँ पर वेबसाइट का नाम दे दिया, भाई पीक सॉल्यूशन का ही होना चाहिए, मेरे पास पड़ा हुआ था यूआरएल तो मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ये जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल होगा, लोगो यूआरएल आप सबको पता है, आप लोगों ने वेबसाइट्स अपलोड भी की हैं, आप सबको पता है लोगो कहाँ पड़े हुए थे, पता है ना। वेबसाइट के अंदर इमेजेस का फोल्डर था ना पब्लिक HTML में, तो मैंने बता दिया कि भाई मेरी कंपनी का लोगो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। फिर क्या आ गया आगे, प्रोफाइल्स। अब क्या करना है आपने, भाई यहाँ पर अपनी प्रोफाइल्स ऐड करनी शुरू कर दें। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ, चलो हम कहते हैं भाई ये है, ये मैंने इसे किया कॉपी। आप यहाँ पर क्या लगाना है, अपना पेज लगाना है ना, सबको पता है ना पेज का यूआरएल कैसे लेते हैं। वहाँ पर गए हम, वहाँ से हमने पेज का यूआरएल लिया और यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आकर मैंने एक यूआरएल ऐड कर दिया। इस तरह इंस्टा का यूआरएल ले लूँगा, भाई 10 प्रोफाइल्स हैं, 10 प्लेटफॉर्म्स पे आपके अकाउंट्स हैं, 10 के यहाँ पर यूआरएल ऐड कर दें। अब ये सारा डाटा उधर जा रहा है, ये देखते जाएं सेम एज के नाम से। हाँ, अब जैसे जैसे प्रोफाइल्स ऐड करते जाओगे सब सेम एज में सारी प्रोफाइल्स आती जा रही हैं, ये कोड बन रहा है। अब हमने सपोज किया हाँ भाई कॉन्टैक्ट भी देना है आपने, अपना कॉन्टैक्ट भी दे दो जी, कौन सा, एक नहीं बहुत सारे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एक करके पहले आप क्या कर सकते हो, कस्टमर सर्विस का कॉन्टैक्ट दे दो, फिर क्या कर सकते हो टेक्निकल सपोर्ट का दे दो, फिर क्या कर सकते हो बिलिंग पेमेंट का कर दो, सेल्स का कर दो, इमरजेंसी का कर दो, पैकेज का कर दो। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इतनी तरह की डिफरेंट क्यूरीज लेकर जब कोई बंदा गूगल पर आएगा, क्या आएगा पूछेगा जाकर गूगल से, कहेगा भाई ये जो पीक सॉल्यूशन है इनकी बिलिंग सपोर्ट का मोबाइल नंबर क्या है, तो क्या हुआ क्राउलर के पास इंफॉर्मेशन है, तो क्राउलर उसको डाटा निकाल कर दे देगा, उसको पूरी वेबसाइट ढूंढनी नहीं पड़ेगी कहां पर क्या पड़ा हुआ है। चले एनीवेज बन गया, हम सपोज कर रहे हैं। अब मैं क्या करने लगा हूं, अब आपको सबको समझ में आ गया ये क्या बना है, क्या बन गया ये भाई, नहीं क्या बना, क्या है, स्क्रिप्ट एक लिखा गया है ना। इस तरह के स्क्रिप्ट कहां जाते हैं, मैंने कहा इस तरह के स्क्रिप्ट कहां जाते हैं, कहां पे, इंडेक्स की फाइल के हेड पार्ट में, ऐसे ही है ना। आपने इसे कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट को खोलना है और कहां पर ऐड कर देना है, फॉर इंस्टेंस हमारी वेबसाइट कहां पड़ी है, इधर आ जाओ जरा, ये पब्लिक HTML में आए, फिर किस फाइल में आएंगे, इंडेक्स में, इंडेक्स, ये इस पे आ जाए, फिर क्या नोटपैड में से खोलो, कोड वहां पे आ चुका हुआ है, कॉपी भी कर चुके हुए हैं, कहां पे लाएंगे भाई, यहां पर आ जाओ, और इस जगह पर मुझे लगता है मैंने पढ़ाते हुए पहले भी पेस्ट किया होगा, एनीवेज नहीं भी किया तो ये मैंने जगह खाली कर ली, आप लोग खुल कर देखे समझ आया वो क्या हो रहा है, कंट्रोल भी आ गया, लग गया स्कीमा। अब जब आपकी वेबसाइट लाइव होगी तो इसका मतलब क्या होगा, स्कीमा इस पर, भाई अभी तो ऑफलाइन लगा है ना, अब जब मैं इस वेबसाइट को अपलोड कर दूंगा तो ये कोड किस फाइल में चला गया, इंडेक्स की फाइल में। अपलोड क्या किया आपने, पब्लिक HTML में इंडेक्स उसका हिस्सा है, वही तो वेबसाइट है आपकी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स की फाइल अपलोड होते ही स्कीमा अप्लाई हो जाएगा, इसके लिए कोई एक्सटर्नल मेथड नहीं है इसको अप्लाई करने का। आपने क्या करना है, इसको सिर्फ इंडेक्स की फाइल में इंक्लूड करना है, जैसे ही आपने इसको इंडेक्स की फाइल में इंक्लूड कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका स्कीमा अप्लाई होगा, और जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो शो करेगा कि स्कीमा लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने गूगल के क्राउलर को भी अपने बिजनेस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन